प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आज की सेशंस में सिविल बूस्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कंप्लीट डिस्कशन जो है कर रहे थे चैप्टर वाइज। तो सॉइल मैकेनिक्स जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सॉइल मैकेनिक्स में अब तक हमने देखा पिछले वीडियोस में, जिसमें हमने देखा कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होता है और कैसे जो है हम लोग वर्टिकल स्ट्रेसेस क्या और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था। उसके बाद नाउ आज के सेशंस में स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, सॉइल एक्सप्लोरेशन, एक्सपेंसिव सॉइल एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, इन 4 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप सिविल बूस्टर के हार्ड कॉपी आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, है ना। उस लिंक के थ्रू जो है जाकर आप डायरेक्टली जो है बुक को परचेज़ कर सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए ये बुक डियर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप इसे जो है परचेज़ करते हैं तो 100% आपको जो है ये आपका हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में सबसे पहले हम लोग जो है अजम्पशंस इन एनालिसिस ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी। तो सबसे पहला अजम्पशंस है शियर पैरामीटर्स ऑफ सॉइल आर कांस्टेंट अलोंग एनी पॉसिबल स्लिप सरफेस। कोई भी स्लिप सरफेस है उसके अलोंग जो है हम लोग जो शियर पैरामीटर्स है उसको क्या करके चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। दूसरा, स्लोप स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इज़ इन 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। जो स्लोप स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम होता है। ये हम लोग जो है ये 2 पॉइंट हम लोग जो है मानकर चलेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टाउ एफ बाई टाउ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई बाई गामा जेड कॉस फाई साइन कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, सिग्मा इज इक्वल टू गामा इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए सी प्लस सिग्मा tan फाई बाई गामा इंटू जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, और सिग्मा यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा गामा इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, यहाँ पे आप मानकर चलिए कि ये आपका एक जो है स्लोप है आपका, है ना, सॉइल का। ये आपका ग्राउंड का स्लोप है। तो यहाँ पे एंगल जो है कितना बीटा एंगल पे आपका बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो है आपका एंगल बीटा होगा। तो एक एक्स एक्सिस है ना, इसको अगर हम लोग मानकर चलें, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में आपका कंपोनेंट आएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा जेड कॉस बीटा, है ना, और एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आपका आएगा टाउ इज इक्वल टू सिग्मा जेड साइन बीटा। ये आपका जो है कंपोनेंट देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा मिलेगा, जो कि वेट नीचे की ओर जो वेट लग रहा है वो आपका 2 है, जो कि सिग्मा जेड इज इक्वल टू गामा इंटू जेड इंटू कॉस बीटा आपका होगा, जो कि डायरेक्टली ग्रेविटी के कारण से आपका जो है लग रहा होगा। तो एफ इज इक्वल टू सी प्लस गामा इंटू जेड कॉस स्क्वायर बीटा tan फाई बाई जेड इंटू गामा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा फॉर सी फाई सॉइल, फॉर सी फॉर सॉइल वेयर सी इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू tan फाई बाई tan बीटा, एफ इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू एच सी। तो एच सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई गामा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू tan बीटा माइनस tan फाई। आप ये ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एक्स एक्सिस का ग्राफ है और ये आपका जो है वाई एक्सिस का ग्राफ है। तो यहाँ पे आपका इफ़ बीटा का वैल्यू लेस देन 5 है, देन एफ ग्रेटर देन 1 आपका होगा। तो जैसे जैसे बीटा का वैल्यू आपका बढ़ेगा
है ना, वैसे वैसे अनसेफ स्लोप आपका होता जाएगा। और अगर बीटा का वैल्यू इक्वल टू आपका अगर 5 आता है तो मोहर सर्कल फेल्यूर इन्वेलप के पास वो आ जाएगा। यानी उसके बाद अगर एंगल और बढ़ा और इंक्रीज हुआ तो भाई वो फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका फेल हो जाएगा। ओके, डी पॉइंट है एस एन इज इक्वल टू सी बाई गामा इंटू एच सी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टेन बीटा माइनस टेन फाइव। यहाँ पे एस एन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आपका होता है ना। स्लोप को जो है एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट स्लोप स्वेडिश सर्कल मेथड की मदद से अगर बात किया जाए तो सरफेस ऑफ स्लाइडिंग को जो है एज्यूम करते हैं एज आर्क सर्कल। कैसा एज्यूम करते हैं? आर्क सर्कल एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे पहले इस तरीके का है, तो ये फेस और स्लो फेल्यूर सॉइल क्लोज टू टो इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग डेप्थ फैक्टर जो है ग्रेटर लेस देन 1 है। और ये आपका यहाँ पे पहुँच गया तो ये आपका टो फेल्यूर है जो कि मोस्ट कॉमन मोड है फेल्यूर का, जहाँ पे डेप्थ फैक्टर जो है इक्वल टू 1 होता है। और इस तरीके का कर्व अगर बन रहा है, आर्क और सर्कल बन रहा है, तो ये बेस फेल्यूर होता है। सॉइल बिलो द टो इज सॉफ्ट एंड स्लोप इज फ्लैट, डेप्थ फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ये दोनों ही या तो प्योर कोहेसिव सॉइल में होगा या प्योरली कोहेसिव सॉइल या कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल आपका यहाँ पे होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो। ये बस आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, मेनली इससे उतना क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे आपको जो है एफ निकालने के लिए आपसे बोल सकता है कि एफ क्या होगा, है ना। तो एफ का वैल्यू सी इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई डब्ल्यू डी फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल के केस में, और कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल के केस में एफ इज इक्वल टू आपका जो है सी आर थीटा प्लस सिग्मा एन टेन फाइव बाई सिग्मा टी। ठीक है। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर ये एक डायमेंशन लेस पैरामीटर्स होता है। ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम फैक्टर ऑफ सेफ्टी with respect to cohesion, but factor of safety with respect to friction F5 is considered to be unit, है ना। उसको यूनिटी कंसीडर करते हैं अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन होता है तो। लेकिन ऑब्टेन कैसे किया जाता है टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। तो टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर एस एन इज इक्वल टू सी बाई गामा इंटू एच सी इज इक्वल टू सी बाई गामा एफ सी इंटू एच। यहाँ पे मैक्सिमम थियोरेटिकल वैल्यू जो है 0.5 होता है और मैक्सिमम प्रैक्टिकल वैल्यू जो है 0.261 होता है। तीसरा है फ्रिक्शन सर्कल मेथड। ये बेस्ड होता है आपका अजम्पशंस दैट रिजल्टेंट फोर्स आर ऑन रैप्चर सरफेस। रैप्चर सरफेस पे है जो कि टेंजेंशियल है टू द सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन फाई विच इज़ कंसेंट्रिक विद ट्रायल स्लिप सर्कल, जो कि कंसेंट्रिक होता है विद द ट्रायल स्लिप सर्कल के। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका जो है स्लोप है ना। ये यहाँ से आपका जो है एक रिजल्टेंट आएगा, तो ये आपका सी हो गया, है ना। ये आर्क एक तरीके से ये सर्कल बन रहा है और ये आपका जो है आर्क बनेगा, है ना। ये आपका ठीक है इस तरीके से। तो ये आपका जो है एक कंपोनेंट आएगा आर साइन फाई या आर साइन एम। नीचे की ओर जो है आपका एफ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेट सेल्फ मतलब उसका जो वेट है यहाँ पे F1 आएगा, है ना। ये CM आपका जो है डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका टोटल स्ट्रेस जो है वो अप्रोच जो है यूज किया जाता है। जो फ्रिक्शन होता है उसको एज्यूम किया जाता है कि वो
फुल्ली मोबिलाइज्ड है। तो एफ सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा C/cm। तो एफ फाई इज इक्वल टू 10 5/10 बीटा इज इक्वल टू 10 5/10 5m। Frobenius method for purely cohesive soil method of slices for determination of stability of slope was first suggested by Frobenius in 1926। सबसे पहले इन्होंने जो है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को डिटरमाइन करने के लिए जो है मेथड ऑफ स्लाइसेस दिए थे, इसलिए जो है सी के नाम पे रखा गया Frobenius method। According to this method, factor of safety is equal to C into R into theta plus mu into sigma n by sigma t। यहाँ पे म्यू जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सॉइल, सी जो है कोहेजन ऑफ सॉइल, कैपिटल एन जो है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ सॉइल, कैपिटल टी जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ सॉइल। अब बात करेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशंस में। तो फील्ड एंड लेबोरेटरी स्टडीज़ जो है वो कैरिड आउट किया जाता है आपका बाय ऑब्टेनिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो ज़रूरी की इंफॉर्मेशन होती है, जानकारियाँ होती है अबाउट सॉइल कि आपका पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पे आपका है सॉइल में, उसका इंफॉर्मेशन, उसके विशेषताएं कि पानी किस तरीके का है ना, उसको पता करने के लिए ही जो है हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन जो है करते हैं। मेनली जो है हमारा पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल के लिए, जिसे जो है सॉइल एक्सप्लोरेशन कहते हैं। इसमें जो है 2 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिमिनरी स्टेज, जिसमें हम लोग जो है जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं साइट का, और साइट को फाइंड आउट करते हैं कि भाई कौन सा साइट है। ओके, उसके बाद उसको जो है नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद डिटेल स्टेज आता है, जिसमें साइट इन्वेस्टिगेशन, सीक्वेंस, थिकनेस ऑफ वेरियस सॉइल्स, सब सॉइल लेयर्स, नेचर्स और लैटरल वेरिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल स्टेज में हम लोग जो है करते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर टेबल को फाइंड आउट किया जाता है पोजीशन को, उसके लिए जो हम लोग बोरिंग करते हैं, है ना। बोरिंग और उसके कई सारे मेथड्स होते हैं बोरिंग करने के। तो बोरिंग क्या है? तो बोरिंग एक तरीके का मेकिंग एंड एडवांसिंग ऑफ बोरहोल, बोरहोल बनाने का एक तरीका है, उसी को जो है बोरिंग कहा जाता है ना, या एडवांसिंग ऑफ बोरिंग। कई सारे मेथड्स हैं आपके बोरिंग के। पहला है ऑगर बोरिंग। इट इज़ यूज इन पार्शियली सैचुरेटेड सैंड, सिल्ट एंड मीडियम टू स्टीफ क्ले के केस में यूज किया जाता है ऑगर बोरिंग का। बट इट गिव्स हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल। ये हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल जो है आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली सॉइल का सैंपल भी तो हमें कलेक्ट करना है ना, क्योंकि उसके नेचर्स, उसके स्टेबिलिटी, उसके सब सॉइल लेयर्स, है ना, थिकनेस, सीक्वेंस, साइट इन्वेस्टिगेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इन सभी को तो भी करना है हमें। सिर्फ ग्राउंड वाटर टेबल तो एक एंड गोल है हमारा, है ना, अंतिम लक्ष्य है कि हमें जो है ग्राउंड वाटर टेबल को जो है देखना है, लेकिन उससे पहले उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह को भी तो देखनी है। तो उसके लिए जो है सॉइल एक्सप्लोरेशन में ऑगर बोरिंग करते हैं, लेकिन इसमें जो सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। सैंपल क्या हो जाता है हमारा? डिस्टर्ब्ड हो जाता है, जो कि हमारे कोई ख़ास ज़्यादा यूज के लिए नहीं हो पाता है हमारा। इट इज़ सुटेबल फॉर अ स्मॉल डेप्थ एक्सप्लोरेशन। स्मॉल डेप्थ एक्सप्लोरेशन के लिए जो है ये आपका यूज़फुल होता है। हैंड ऑपरेटेड ऑगर अप टू 6 मीटर डेप्थ लाइक एज हाईवे, बोरोपिट एक्सेट्रा। बास बोरिंग, it gives disturbed sample. It does not use in hard soil, rock and soil containing boulders। वहाँ पे जो है बास बोरिंग का यूज नहीं करते हैं। Percussion boring, in it heavy drilling bit is dropped and raised. It can be used only in boulder and gravel strata। जो परक्यूजन बोरिंग है ये जनरली हैवी ड्रिलिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है ड्रॉप्ड एंड रेज केस में, और ये आपका बोल्डर और ग्रेवल स्ट्रेटा में यूज़ आपका किया जाता है। उसके बाद आता है रोटरी बोरिंग।
इट गिव्स लीस्ट डिस्टर्ब सैंपल, ये सबसे कम डिस्टर्बेंस जो है सैंपल में आपको जो है प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका आता है सैंपल। ऑब्वियसली जब बोरिंग कर लिए तो हमें जो है आपका सॉइल जो मिला, तो सॉइल दो तरीके का सैंपल हमारा मिलेगा, एक अनडिस्टर्ब्ड सैंपल जिसका कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और एक डिस्टर्ब्ड सैंपल। तो जो डिस्टर्ब्ड सैंपल होता है वो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल जो होता है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आर दोज इन विच ओरिजिनल सॉइल स्ट्रक्चर इज़ प्रिजर्व, जो ओरिजिनल सॉइल स्ट्रक्चर्स होता है वही प्रेजेंट होता है, मिनरल प्रॉपर्टीज़ हैव नॉट अंडरगो एनी चेंज, किसी तरीके का चेंज नहीं होता है। दीज सैंपल्स आर यूज इन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अटरवर्ग लिमिट, कंसोलिडेशन पैरामीटर्स, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। इन सभी को जानने के लिए या इन सभी को स्टडी के लिए जो है हम लोग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का यूज होता है। थिन वॉल सैंपलर आर यूज फॉर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल। डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल जिसका नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है या डिस्ट्रॉयड हो जाता है ड्यूरिंग सैम्पलिंग ऑपरेशन, सैम्पलिंग ऑपरेशन के दौरान। आपसे कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनसाइड क्लियरेंस बताओ, तो इनसाइड क्लियरेंस आपको जो है CI इक्वल टू D3 माइनस D1 बाई D1 इंटू 100, जो कि 1 से 3% आपका होता है। ये आपका आउटर डायमीटर है, ये आपका इनर है ना, सैंपल ट्यूब का आउटर डायमीटर है, यह कटिंग एज का जो है आउटर डायमीटर था, ये कटिंग एज का इनर डायमीटर है D1, और ये इनर डायमीटर है सैंपल ट्यूब का। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग जो है इनसाइड क्लियरेंस निकालते हैं। इससे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, कई डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि इनसाइड क्लियरेंस कैलकुलेट करना है, D1 D2 इतना है, मैंने D1 और D3 जो है इतना दिया गया है, तो बताओ कि कितना होगा। ठीक है, आउटसाइड क्लियरेंस इज इक्वल टू C0 इज इक्वल टू D2 माइनस D4 बाई D4 इंटू 100, ये 0 से 2% आपका होता है। एज पर IS 1892 1979 के अनुसार जो आउटर क्लियरेंस होता है शुड नॉट बी ग्रेटर दैन इनर क्लियरेंस, इनर क्लियरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी C0 ग्रेटर दैन CI ऑलवेज, हमेशा ये होना चाहिए, कभी भी C0 छोटा नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। ये फिगर आप देख सकते हो। ठीक है, एरिया रेशियो AR इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर बाई D1 का स्क्वायर इंटू 100। अगर एरिया रेशियो जो है लेस दैन 20% है ना, तो आपका स्टिफ क्ले होगा, और लेस दैन अगर 10% है तो सेंसिटिव क्ले आपका होगा। फॉर गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल सैंपल, गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल सैंपल के लिए जो एरिया रेशियो होता है वो लेस दैन 10% होता है। कितना होता है? लेस दैन 10% आपका एरिया रेशियो होता है। रिकवरी रेशियो L/H इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सैंपल बिफोर विड्रॉ बाई पेनिट्रेशन ऑफ सैंपलर इन द सॉइल मास। इन दोनों का जो रेशियो होगा है ना, उसी को जो है रिकवरी रेशियो कहते हैं। ग्रॉस रिकवरी रेशियो L1/H, ट्रू रिकवरी रेशियो इज इक्वल टू L1/H माइनस F। F जो है डेप्थ ऑफ डाउनवर्ड फ्रैक्शन कर्व, और L1 जो है ग्रॉस लेंथ ऑफ सैंपल इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द सैंपल टू द कटिंग एज। इफ रिकवरी रेशियो इक्वल टू 1, अगर रिकवरी रेशियो इक्वल टू 1 है तो गुड सॉइल, लेस देन 1 है तो कंप्रेसिव सॉइल, और ग्रेटर देन 1 है तो स्वेल्ड सॉइल आपका होगा। टाइप्स ऑफ सैंपलर, ओपन ड्राइव सैंपलर, थिन वॉल्ड सैंपलर होता है, इसके बारे में जो है IS कोड 2132 1972 में आपको जानना है। जो थिन वॉल्ड सैंपलर्स होता है ये यूज्ड किया जाता है फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को कलेक्ट करने के लिए बाय यूजिंग सेल बाय ट्यूब। एरिया रेशियो जो है लेस दैन 10% होता है। और दूसरा है ओपन ड्राइवन सैंपलर का टाइप्स, थिक वॉल्ड सैंपलर जिसका यूज जो है
डिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट रिस्पेक्टिव सैंपल्स है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होते हैं ना, उसके लिए, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स के लिए इसका जो एरिया रेशियो होता है 10 से 25% आपका होता है। पिस्टन सैम्पलर हैविंग सैंपल cylinder and piston system are useful in sampling the saturated sand, soft, wet soil which cannot be sampled by open driven sampler। जो ओपन ड्राइवन सैम्पलर के द्वारा जो आपका कलेक्ट नहीं किया जाता है, नहीं सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए जो है इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है रोटरी सैम्पलर्स। ये यूज़फुल होता है फॉर सैम्पलिंग इन फर्म टू हार्ड कोहेसिव सॉइल और रॉक को कलेक्ट करने के लिए। फ्लोइंग टेस्ट फॉर डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, वैन शियर टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, प्रेशर मीटर टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट जो कि स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, SCPT स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन से टेस्ट, DCPT। जियोलॉजिकल मेथड, ये यूजिंग इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का यूज़ किया जाता है और सीस्मिक रिफ्रैक्शंस का। एज़ पर IS 4453 के अनुसार अगर बात किया जाए तो एट सॉइल एक्सप्लोरेशन पीट बॉटम जो क्लियर वर्क स्पेस होता है शुड बी 1.2 गुने 1.2 मीटर आपका होता है। SPT जो होता है यानी जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है ना, ये आपका कैरिड आउट किया जाता है इन बोरहोल, बट CPT और DCPT जो है वो कैरिड आउट किया जाता है विदाउट होल्स, है ना, बिना बोर होल्स के ही जो है कैरिड आउट कर लिया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में। सॉइल विच हैज़ टेंडेंसी टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, वाटर के प्रेजेंस से जिस सॉइल में ये कैपेबिलिटी हो कि वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दे, और जैसे ही अब्सेंस ऑफ वाटर हो तो वो अपने वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दे, उसको एक्सपेंसिव सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव सॉइल कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल का आइडेंटिफिकेशन अगर बात किया जाए तो पहला है फ्री स्वेल टेस्ट की मदद से करते हैं। तो फ्री स्वेल टेस्ट में 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल लेंगे जो कि पास्ड होता है थ्रू 425 माइक्रोन सीएब इनटू 100 सेंटीमीटर क्यूब ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो कि फिल्ड किया जाता है विद वाटर। देन वॉल्यूम को जो है ऑब्जर्व करेंगे 24 आवर्स के लिए। और फ्री स्वेल में अगर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100, ये जो है फ्री स्वेल को जो है कैलकुलेट करता है। तो मिनरल प्रेजेंट इन क्ले एंड फ्री स्वेल मोंटमोरिलोनाइट है तो 1200 से 2000, केओलिनाइट है तो 80, और इलाइट है तो आपका जो है फ्री स्वेल जो है 30 से 80%, 30 से 80 मतलब स्वेल फ्री स्वेल परसेंटेज जो है 30 से 80 आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका स्वेलिंग टेस्ट। स्वेलिंग टेस्ट में दो आइडेंटिकल अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को जो है लेते हैं और उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो प्रेजेंट होता है उसको एक्सपेक्टेडली कंस्ट्रक्शन टाइम के दौरान बोथ सैंपल को जो है सुखाते हैं। जो भी मॉइस्चर कंटेंट था बिलो श्रिंकेज लिमिट, एकदम श्रिंकेज लिमिट से भी नीचे, और वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ देम इज़ मेजर्ड, किसी एक का जो है वॉल्यूम मेजर करेंगे। बट स्पेसिमेन इज़ फर्स्ट लोडेड to the pressure equal to that of expected structural load and then allowed to free access to water, और फिर उसको जो है फ्री एक्सेस दे देंगे पानी का। तो देखेंगे कि जो वॉल्यूम है
अदर का वो मेज़र करेंगे और जो पता चलेगा उससे जो है हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई 2 सैंपल लिए थे, इसमें से एक का जो है इस तरीके की चीज़ें जो है देखने को मिला। तो वो जो चीज़ें आपको देखने को मिला वही तो आपका स्वेलिंग हो गया कि हाँ भाई कितना स्वेलिंग जो है आपका देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल फ्री स्वेल टेस्ट। इसमें 2 सैंपल जो कि 10 ग्राम का होता है पास करता है थ्रू 425 माइक्रोन सीएफ से इनटू 50 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर 1 कंटेनिंग केरोसिन, जो कि नॉन पोलर लिक्विड होता है बट कैरिंग डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर कैरी करता है। वॉल्यूम इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 24 आवर्स। DSF इज इक्वल टू सॉइल वॉल्यूम इन वाटर और सॉइल वॉल्यूम इन केरोसिन डिवाइडेड बाय सॉइल वॉल्यूम इन केरोसिन इंटू 100। तो जो भी वैल्यू मिलता है वो डिफरेंशियल फ्री स्वेल टेस्ट से जो है वैल्यू आपको मिल जाता है। उसके बाद है आपका डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस एंड डिफरेंशियल फ्री स्वेल परसेंटेज। लो के लिए लेस देन 20, मॉडरेट के केस में जो है 20 to 35, हाई के केस में 35 to 50 और वेरी हाई के केस में ग्रेटर देन 50। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज लिमिट एंड कोलाइडल कंटेंट। हायर द प्लास्टिसिटी इंडेक्स हायर विल बी स्वेलिंग पोटेंशियल, हायर द कोलाइडल कंटेंट हायर विल बी एक्सपेंसिव पॉसिबिलिटी। लोअर स्वेलिंग lower shrinkage limit means soil will start swelling at low water content। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। ओके, सॉइल मैकेनिक्स का लास्ट और अंतिम जो है चैप्टर्स है वह है सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन जो है सॉइल स्टेबलाइजेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो स्टेबिलिटी होता है या जो ड्यूरेबिलिटी होता है सॉइल का उसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो स्टेबलाइजेशन करने के लिए कई सारे तरीक़ाएँ हैं। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, केमिकल स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन, बिटुमिन स्टेबलाइजेशन। तो सबसे पहले मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन जो है कंसिस्ट करता है आपका ग्रेडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ सॉइल मिक्सचर बाय एडिंग और रिमूविंग द डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स, और दूसरा कॉम्पैक्टिंग सॉइल टू इम्प्रूव स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रेंथ। नो केमिकल्स आर एडेड टू सॉइल इन मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के दौरान किसी भी तरीके का हम लोग केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। किसी भी तरीके का केमिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बेस कोर्स ऑफ रोड। रोड के बेस कोर्स के तैयार करने के लिए किया जाता है। केमिकल स्टेबलाइजेशन में लाइम, सीमेंट, फ्लाई ऐश और भी कम्बिनेशंस होते हैं जो कि सॉइल के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सॉइल स्टेबलाइजेशन यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल और इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी एंड इम्प्रूव shear strength. Lime stabilization normal requirements 4 to 6% of soil weight और higher unstable plastic और swelling clay soils such as black cotton soil may be stabilized by hydraulic lime के द्वारा जो स्टेबलाइज किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है बिटुमिन स्टेबलाइजेशन। बिटुमिन स्टेबलाइजेशन में जो बिटुमिनस सब्सटेंस होते हैं जैसे बिटुमिन हो गया, तार हो गया, इमल्सन्स हो गया, वो यूज़ किया जाता है टू स्टेबलाइज सब ग्रेड और बेस ऑफ रोड जो कि बिल्ड किया जाता है ऑन ग्रेनुलर डिपॉजिट लाइक सैंड और ग्रेवल पे। जो बिटुमिन्स होते हैं वो एक्ट करता है एज ए बाइंडर के तौर पे और एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट के तौर पे। ग्राउटिंग जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है बाई विच जो स्टेबलाइजर्स होते हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ सॉयल
either in form of solution or suspension are injected into soil surface, है ना, सॉइल का जो सब सरफेस होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है ना, ताकि सॉइल की जो स्टेबिलिटी है वो आपका बढ़ाया जा सके। कट बैक बिटुमिन विद सम डिलक्टेंट सच एज नेप्था, पेट्रो, kerosene, etc. is used to stabilize moderately cohesive road bases. सरफेस कम्पैक्शन, जो सरफेस कॉम्पैक्शंस होता है वो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक्स है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक है सॉइल डेंसिफिकेशन का, यानी सॉइल स्टेबलाइजेशन का। ओके, आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। आज का चैप्टर्स आपका जो सॉइल मैकेनिक्स है वो कंप्लीट होता है और जो अगली आने वाली हमारी वीडियोस होगी सिविल बूस्टर की, वो आपका इरिगेशन का होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।